Good morning everyone, welcome back. So today we are going to revise chapter 6 time of supply. Before we jump to chapter 6 time of supply, अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सप्लाई. Supply is taxable event in GST. Supply है, then we know that GST tax become applicable. Then next step what we need to see whether it is exempt or not. अगर exempt है, so question does not come whether it is subject to reverse charge or forward charge. अगर exempt नहीं है, then we are going to see whether it is notified for reverse charge. The answer is no. The answer is no. If answer is no, then it means it is subject to forward charge. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे whether it is supply or not. Supply है, then we know okay it is subject to GST. Then we are going to see whether it is exempt or not. Exempt नहीं है, then we are going to see whether it is notified for reverse charge. अगर reverse charge है, then who is going to pay? Recipient is going to pay. अगर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नहीं है, यानी रिवर्स चार्ज के लिए नोटिफाई नहीं है, तो क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज. तो अब हमको ये तो मालूम चल गया कि बॉस इधर रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे और सप्लायर इज गोइंग टू पे. अब वो कब पे करेगा? कब पे करेगा? टैक्स कब पे करेगा? सो वी आर गोइंग टू डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन गिवन इन चैप्टर 6 टाइम ऑफ सप्लाई. रिमेंबर, सिमिलर like place of supply, time of supply provisions are also different for goods and services. Goods tangible in nature, services intangible in nature. You cannot touch and feel services. तो चलिए रिवाइज करते हैं चैप्टर 6 टाइम ऑफ सप्लाई. व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस चैप्टर सेक्शन 31 विच इज बेसिकली रिलेटेड टू इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर GST. ये पूरा सेक्शन हम इधर रिवाइज नहीं करेंगे. इसका एक जो सब सेक्शन 3 है विच वी आर गोइंग टू रिवाइज इन चैप्टर 10. देन सेक्शन 12 विच इज रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. देन सेक्शन 14 टैक्स रेट चेंज हो जाता है. गवर्नमेंट आजकल काफी बार नोटिफाई करते हैं ना, आपने देखा होगा कभी टैक्स रेट इंक्रीज डिक्रीज. सो व्हाट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. सो लेट स्टार्ट विद सेक्शन 31 इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस. अब जो ये इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस है, इसके अंदर अलग अलग सब सेक्शंस है विच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज. तो मैंने क्या किया है बुक के अंदर, आप अगर आपके पास मेरी बुक है तो आप देखोगे गुड्स का एक तरफ लिखा हुआ, एक कॉलम बनाया हुआ है, सर्विसेज का एक तरफ कॉलम बनाया हुआ है. इससे फायदा क्या होता है कि एक बार फर्स्ट इट इज वेरी इजी टू रिटेन एंड यू कैन आल्सो डिफरेंशिएट. ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, registered taxable person when he is going to issue the tax invoice, of course according to rule 46. याद रखिए, इसको आपको इंटरलिंक करना रूल 46 के हिसाब से. रूल 46 में क्या दिया हुआ कि टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या डिटेल देनी है. तो रूल 46 के हिसाब से टैक्स इनवॉइस जनरेट होगा. कब जनरेट होगा? when it is normal supply of goods, removal of goods for supply to the recipient where supply involves movement of goods. जब movement of goods है तो कब रिमूवल होता है? ओके, कौन रिमूवल करता है? सप्लायर. या डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट इन अदर केसेस, जहां रेसिपिएंट या उसके इंस्ट्रक्शन पे मान लो कोई और रिमूव करता है, मतलब डिलीवरी लेता है, तो उसके पहले या उस समय, बिफोर और एट द टाइम ऑफ दैट इनवॉइस नीड टू बी इशूड. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए एक सप्लायर को 1 अक्टूबर को ऑर्डर आता है, 1 अक्टूबर 2021. ओके, प्लीज डिलीवर मी 100 kg ऑफ सीमेंट. ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2021 को सप्लायर को ऑर्डर आता है कि भाई मेरे को डिलीवर करो 100 kg ऑफ सीमेंट. ठीक है, सप्लायर की जिम्मेदारी है, जहां भी रेसिपिएंट बोलता है, बायर बोलता है कि यहां पहुंचाना, सप्लायर की जिम्मेदारी है. तो वो 3 अक्टूबर 2021 को ये गुड्स रिमूव करता है. So when invoice need to be issued? Before or at the time of removal, basically 3 अक्टूबर 2021 तक टैक्स इनवॉइस इश्यू करना. आपको यह भी याद रखना है कि अगर रिमूवल है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ठीक है, ई-वे बिल की भी जरूरत पड़ सकती है. ओके, अकॉर्डिंग टू रूल 138. अभी इसी एग्जांपल को हम लोग ट्विस्ट करते हैं.
हम बोलते हैं कि सप्लायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये गुड्स रेसिपिएंट के एड्रेस पे डिलीवर करना, ये जिम्मेदारी है रेसिपिएंट की कि वो गुड्स खुद ही पिकअप करेगा सप्लायर के प्लेस ऑफ बिजनेस से और अपने इधर लेके जाएगा। अब सप्लायर को कब इनवॉइस इश्यू करना, मान लीजिए जो रेसिपिएंट है जिस दिन वो ऑर्डर देता है उसी दिन वो लेके जाना चाहता है, तो क्या होगा, 1 अक्टूबर 2021 हो जाएगा। इनवॉइस कब इश्यू करना सप्लायर को, 1 अक्टूबर 2021, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, बेसिकली 1 अक्टूबर 2021 जब उसने डिलीवरी के लिए रेडी कर दिया है, उसने डिलीवरी के लिए रेडी कर दिया कि भाई तू जाके ले जा सकता है, तो कब हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021। अगर सप्लायर रिमूव करता है और जैसे इस एग्जांपल मैंने बताया वो 3 अक्टूबर कर रहा है, तो बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल गुड्स या रेसिमेंट ले रहा है तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल, ठीक है। दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। व्हाट अबाउट सर्विसेज, सेक्शन 31 सब सेक्शन 2, अगेन अकॉर्डिंग टू रूल 46, रिमेंबर रूल 46 टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए वो यहां भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन इनवॉइस कब रेज करना है, तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि भाई एच प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट कहां करती है, रूल्स के अंदर, करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया है रूल 47 के हिसाब से प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के मामले में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो मान लीजिए यही हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि 1 अक्टूबर 2021 को सर्विसेज प्रोवाइड की गई, तो ये क्या बोलता है, इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो विद इन 30 डेज 1 अक्टूबर 2021 से इनवॉइस इशू होना चाहिए। चलो ये तो अगर नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग और एफआई है तो ये 30 डेज को एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया, 45 डेज, कितना कर दिया गया 45 डेज। और आपने बैंकिंग कंपनी के अंदर देखा होगा कि भाई वो आपस में डील बहुत करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की मुंबई ब्रांच आईसीआईसीआई बैंक की चेन्नई ब्रांच के ऊपर डीडी इश्यू करती है, ठीक है। अब उन लोग को बिजनेस कब मिलता है, जब उनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है ना, तभी बिजनेस मिलता है ना, नहीं तो बिजनेस ही नहीं मिलेगा। भाई एक ही ब्रांच है तो आप उसके साथ डील करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, करेक्ट। तो इस मामले में जैसे टेलीकॉम कंपनी है, रोमिंग के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन और दिया है। वो बोला है कि भैया अगर तुम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करते हो तो कब आप इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, may issue the invoice before or at the time of such supply, record the same in his books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made। तो या तो जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करते हैं या जिस क्वार्टर के अंदर सप्लाई की गई है उस क्वार्टर का एंड ऑफ द डे, मतलब एक्सपायरी कब होगा, एंड ऑफ द डे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, तो हमने क्या एग्जांपल लिया था, 1 अक्टूबर 2021 को सर्विसेज प्रोवाइड की गई, तो 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इश्यू होना चाहिए। तो 30 डेज कब होगा इसका, 31 अक्टूबर 2021 तक इनवॉइस इश्यू होना चाहिए, ठीक है। चलो ये सर्विसेज का हो गया। अगर ये 45 डेज हो तो मान लीजिए बैंकिंग कंपनी है तो ये डेट क्या हो जाएगी, 15 नवंबर 2021। लेकिन अगर मान लीजिए ये सर्विसेज डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब बैंकिंग कंपनी या टेलीकॉम कंपनी आपस में प्रोवाइड करती है तो क्या होगा, तो 1 अक्टूबर 2021 मान लो बैंकिंग कंपनी इसको अकाउंट फॉर करती है अपनी बुक के अंदर, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच ने मुंबई ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच को सर्विस प्रोवाइड की, तो डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो एंट्री करती है 12 अक्टूबर 2021। तो या तो ये डेट को वो इनवॉइस इशू कर सकती है जब एंट्री करती है, या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर। अब ये एंड ऑफ द क्वार्टर क्या होगा, 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, एंड ऑफ द क्वार्टर क्या होगा 31 दिसंबर। तो उसको चॉइस दी गई है या तो ये डेट या ये डेट। अगेन लेट मी रिपीट, सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, 30 डेज नॉर्मल सप्लाई के लिए, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी है तो 45 डेज है, और अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन बैंकिंग कंपनी टेलीकॉम प्रोवाइडर एक्सेट्रा वो आपस में सर्विस प्रोवाइड करती है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ
जब भी सप्लायर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है वो एंट्री, या क्वार्टर एंडिंग। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 है, ये गवर्नमेंट को एक तो प्रेस्क्राइब करने के लिए एम्पावर करता है, उसके अलावा गवर्नमेंट को ये भी एम्पायर करता है कि भाई कुछ मामलों में गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि भाई टैक्स इनवॉइस की जगह जो दूसरा डॉक्यूमेंट इश्यू किया गया है वो टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, या टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, आप लोग मल्टीप्लेक्स की टिकट बाई करते हो तो वो क्या टैक्स इनवॉइस है क्या? टिकट नहीं है। तो गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो टिकट को टैक्स इनवॉइस घोषित कर दे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया। ठीक है, तो ये सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 31 सब सेक्शन 4 कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जल्दी से डेफिनेशन याद कीजिए। ठीक है, इसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं किया है, दिया गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि केबल या पाइपलाइन के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। मैंने एग्जांपल लिया था चैप्टर 1 के अंदर, जैसे ओपन परचेज ऑर्डर। आप कंटिन्यूसली बोलते हो कि भाई डेली बेसिस पे मेरे को एक बिस्लरी का कैन दे दो, तो ये क्या है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। इस मामले में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? द इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इश्यूड। ओके, और एज द केस में भी ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रिमेंबर एक्सीडिंग 3 मंथ, एक्सीडिंग 3 मंथ तब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर एक्सीडिंग 3 मंथ्स नहीं है तो हम कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे? सेक्शन 31 सब सेक्शन 2। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मान लीजिए आपने रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी ली 1 साल के लिए, तो एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई 7th ऑफ एवरी मंथ you are supposed to make the payment. So if due date is ascertainable from the contract, invoice shall be issued on or before such due date of payment. तो मान लीजिए आपने एग्रीमेंट में लिखा कि अप्रैल मंथ का जो किराया है वो मेरे को 7 अप्रैल तक मिल जाना चाहिए इन एडवांस। तो इनवॉइस नीड टू बी इश्यूड बाय 7 अप्रैल, बिफोर और अप टू 7 अप्रैल। बट वेयर द ड्यू डेट इज नॉट एसर्टेनेबल, यानी एग्रीमेंट में ड्यू डेट का कोई डिटेल दी भी नहीं है, कोई क्लॉज या कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, तो क्या होगा? द इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। तो मान लीजिए 15 अप्रैल को किराएदार पेमेंट करता है, तो इसके पहले या इस समय इनवॉइस इश्यू होना चाहिए। वेयर द पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, द इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। अब पेमेंट अगर एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिंक किया गया कि भाई ये माइलस्टोन है, इसके हिसाब से तेरे को पेमेंट करना। जैसे बिल्डर, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रिमेंबर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, गुड्स डेफिनेशन एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट? तो उसके ऊपर लागू हो जाएगा। तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बिल्डर बोलता 10% भैया तू एडवांस दे दे, और जैसे जैसे मैं माले बनाऊंगा वैसे वैसे करते जा। तो वो माइलस्टोन एग्रीमेंट में डिफाइन है। तो इनवॉइस बिल्डर को कब इश्यू करना है? इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। तो मान लीजिए बिल्डर लिखता है कि भैया 10% एडवांस, अगला 10% वो बोलता है कि भैया जब मेरा पहला माला कंप्लीट हो जाएगा तब तेरे को देना है। अब आपने भले 5वें माले पे बुक किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करता है कि एक एक माला, क्योंकि आपको क्या 5वां माला तो बना के नहीं देगा, पूरी बिल्डिंग बनाएगा तभी आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो 10%, फिर ऐसे मान लो 10th फ्लोर बनेगा तो रिमेनिंग 70%, और जब पोजीशन देगा तो 10%। तो ये जब भी इवेंट होगा, ये इसने एग्रीमेंट में डिफाइन कर दिया, उस समय इसको इनवॉइस इश्यू करना है, इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। फिर सेक्शन 31 सब सेक्शन 7, आप गुड्स भेजते हो कि भैया तेरे को पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस भेज देना। तो उस मामले में हम लोग क्या करेंगे? कैसे टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे? तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स भेजा, आपने भेजा 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है? अब जो रेसिपिएंट है पहले मामले में क्या करता है कि बोलता है 2 महीने बाद कि भैया मेरे को ये पसंद आ गया तेरा गुड्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न इट, सो आई एम गोइंग टू रिटेन इट, नॉट रिटर्न इट, आई एम गोइंग टू रिटेन इट। तो उस मामले में वो कंफर्म करता है 15 नवंबर 2021 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई ये इनवॉइस कब इश्यू करना है? 15 नवंबर 2021।
2021. Supply takes place. Once the recipient confirm, yes, I want this good, I would like to retain it. Supply is confirmed. 15 नवंबर 2021 इनवॉइस इश्यू करना है. लेकिन भाई साहब एक ऐसा भी मामला कि दोनों जने बैठे रहते हैं, न तो ये जवाब देता है, मान लो सप्लायर पूछ भी दे रहा है, पूछता भी है तो रेसिपिएंट जवाब नहीं देता, रेसिपिएंट जवाब नहीं देता, तो उस मामले में क्या होगा? कोई अपर लिमिट है तो यस 6 मंथ. तो हम लोग कब वेट करेंगे? 30 अप्रैल 2021 तक. अरे भैया 6 मंथ हो गया, अब फिर रेसिपिएंट ने जवाब नहीं दिया, अब इनवॉइस इशू कर दो. ठीक है. सेक्शन 31 सब सेक्शन 6 टेक केयर ऑफ कि आपने सप्लाई ऑफ सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अचानक जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज है और जो रेसिपिएंट उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता, मान लीजिए, तो वो सप्लाई उधर ही सीज हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है. तो उस मामले में इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेज एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सेसेशन. तो मान लीजिए 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें 5 चीजें करनी थी. 2 चीजें करने के बाद सप्लाई रुक जाती है. ठीक है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, रोक दी जाती है. तो मान लीजिए ये होता है 15 दिसंबर 21 को, तो इनवॉइस इशू कर दो. जब ये सीज हुआ, उस दिन सीज हुआ, इनवॉइस इशू कर दो. उस समय तक की वैल्यू हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, कितनी है? 40,000. तो 40,000 का इनवॉइस इशू हो जाएगा. ठीक है. तो ये सेक्शन 31 है. सेक्शन 31 हमने पहले कवर क्यों किया? टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के पहले, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 12 which is related to time of supply of goods and section 13 which is related to time of supply services, वो इंटरलिंक करना पड़ेगा सेक्शन 31 के साथ. इसलिए ये सेक्शन हमने पहले कवर किया. इसमें सब सेक्शन 3 जो बाकी है वो हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर 10 के अंदर. अब सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अगेन आप देखोगे टेबुलर फॉर्म में. क्यों फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में एग्जाम के समय ये आपको हेल्प करेगा. क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि काफी प्रोविजन सेम है. एक याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. नहीं तो आप अलग अलग याद करोगे तो रिटेन करना भी मुश्किल है, और काफी बार क्या होता है, जो डिफरेंस समझना भी मुश्किल हो जाता है. तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रिटेन करने के लिए. एक तरफ का याद किया तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा याद करने से आपको दूसरा भी याद हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के अंदर टोटल सब सेक्शन कितने हैं? 6. पहले वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि कैसे डिटरमाइन करना है, इतना ही है. तो उसको सब सेक्शन 1 को भूल जाओ. सब सेक्शन 2 से सब सेक्शन 6 तक है. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो सब सेक्शन 2 है, एकदम इजी तरीका याद करने का, वो किससे रिलेटेड है? फॉरवर्ड चार्ज. चाहे वो सब सेक्शन 2 सेक्शन 12 का हो जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है सॉरी, या सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 है जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. वो किससे रिलेटेड है? फॉरवर्ड चार्ज. सब सेक्शन 3 किससे रिलेटेड है? रिवर्स चार्ज के टाइम ऑफ सप्लाई के लिए. सब सेक्शन 4 वाउचर. सब सेक्शन 5 रेजिडुअल, ओके, बैलेंसिंग फिगर. एंड सब सेक्शन 6 अगर एडिशनल कंसिडरेशन है तो आपको क्या याद रखना? अगेन रिपीट करते हैं. सब सेक्शन 2 किससे रिलेटेड है? याद करो. एफसीएम. सब सेक्शन 3 आरसीएम. सब सेक्शन 4 वाउचर. सब सेक्शन 5 रेजिडुअल. सब सेक्शन 6 एडिशनल कंसिडरेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. क्या होगा भैया? देखो. डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑफ विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इश्यू द इनवॉइस विद रेस्पेक्ट टू सप्लाई. तो अगर जो उन्होंने इनवॉइस इश्यू कर दिया वो, या अगर मान लीजिए वो इनवॉइस इश्यू करने में, मतलब सेक्शन 31 के हिसाब से वो इश्यू नहीं करता, मतलब लेट है इनवॉइस इश्यू में, तो जो भी सेक्शन 31 के हिसाब से लास्ट डेट है. जैसे हमारा पहला एग्जांपल क्या था कि भाई 1 अक्टूबर 2021 तो उसको ऑर्डर मिला. ठीक है, ऑर्डर मिला और उसको उसने जो रिमूवल किया वो 3 अक्टूबर को किया, क्योंकि उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको डिलीवरी करनी है. तो 3 अक्टूबर तक उसको इनवॉइस इशू करना था, लेकिन उसने नहीं किया. उसने 4 अक्टूबर को किया. उसने कब किया? 4 अक्टूबर को. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब उसने इनवॉइस इशू किया या लास्ट डेट के हिसाब से. लास्ट डेट क्या है? 3 अक्टूबर. तो 3 अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. लेकिन मान लीजिए उसने इनवॉइस पहले इशू किया 1 अक्टूबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1 अक्टूबर.
ठीक है, अब पहले ये क्या बोलता है, अगर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 को हम देखें तो इसमें ये है कि अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग the date of issue of invoice by the supplier or the last date of which is required under section 31 to issue the invoice with respect to the supply या और date of receipt of payment by the supplier with respect to the supply। यानी अगर एडवांस पेमेंट है तो दोनों में से जो पहले हो, तो एडवांस पेमेंट नॉर्मली पहले ही होगा क्योंकि आपने सप्लाई नहीं की, उसके पहले एडवांस पेमेंट आपको रेसिपिएंट या बायर से मिल गया, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अपने को इसमें नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 याद रखना है कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स है तो हम ये इग्नोर करेंगे। तो एडवांस पेमेंट है तब भी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी, आपको इनवॉइस के हिसाब से ही चलना है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, बट दिस इज नॉट रेलिवेंट मीन नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये केवल गुड्स तक रेस्ट्रिक्टेड है, आपको ये याद रखना, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के मामले में, ऑफ गुड्स के मामले में हम एडवांस पेमेंट को इग्नोर करेंगे कि हम केवल इसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे क्लोज ए के हिसाब से। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग को ये लिखना ही नहीं है बी, पहली बात इसको ओमिट नहीं किया गया बुक के अंदर। ओमिट किया क्या मैंने? ओमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अभी भी इसका पार्ट है, ये अभी भी इसका पार्ट है, ठीक है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 का नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 का रेफरेंस देके आपको आंसर करना है, ये ओमिट नहीं किया गया तो इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है, मैंने लिखा है कि भाई कंपोजिशन स्कीम वालों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली उनको एडवांस पे नहीं देना, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वाले बंदे वो किसके ऊपर टैक्स पे करते हैं? टर्नओवर स्टेट और यूटी, और टर्नओवर के अंदर हम लोग एडवांस कंसीडर करते हैं क्या? बायर से अगर एडवांस मिला तो हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, P&L में नहीं लेके जाते, तो इनडायरेक्टली उनको भी एडवांस पे पेमेंट नहीं करना है कंपोजिशन स्कीम वालों को, ठीक है। ये मैंने बुक के अंदर लिखा हुआ। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, अगर इनवॉइस इश्यूड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, यानी मान लीजिए जो 30 डेज है या 45 डेज है जो हमने देखा एनबीएफसी बैंकिंग के मामले में, और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को है तो बुक को एंट्री या क्वार्टर एंडिंग, करेक्ट। तो उस हिसाब से इनवॉइस इश्यू हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर। मैंने अभी आपको क्या बताया? नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर एडवांस पेमेंट आया है तो टाइम ऑफ सप्लाई पहले हो जाएगी। 100 रुपीज का पेमेंट था, ठीक है, 50 रुपीज एडवांस मिला, तो 50 रुपीज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी? जब एडवांस पेमेंट आया। बाकी 50 रुपीज का जो 30 डेज 45 डेज अगर उसके हिसाब से इनवॉइस इश्यू हो गया तो वो डेट, ओके। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई 2 हो जाएगी। 100 रुपीज पूरा एडवांस आ गया तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है? तो इसमें नीचे दिया गया है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या, बेसिकली जब सप्लायर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करेगा या बैंक उसको क्रेडिट देगा। सप्लायर को मान लीजिए एनईएफटी मिलता है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं आती, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करता है 2 अक्टूबर 2021 को, बैंक उसको क्रेडिट दे देता है 1 अक्टूबर को। तो क्या होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 1 अक्टूबर। बैंक ने क्रेडिट चेक डिपॉजिट किया, सप्लायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी 1 अक्टूबर 2021 को, बैंक उसको क्रेडिट देता है 5 अक्टूबर को। क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होगा? 1 अक्टूबर, ठीक है, दोनों में से जो पहले हो। अब इसके बाद इसमें कहा गया कि अगर 1000 रुपए तक पेमेंट एक्स्ट्रा एडवांस में आ गया, अगर मान लीजिए 1000 रुपए तक आ जाता है, ठीक है, 1000 रुपए मान लीजिए आपका बिल है 60,500 का, ठीक है। अब रेसिपिएंट क्या करता है? 60,500 पे करने की बजाय वो पे कर देता है 61,000। तो 60,500 का तो आपको मालूम है इनवॉइस के हिसाब से हमको देखना है, ठीक है, वो तो हमको इनवॉइस के हिसाब से देखना, टाइम ऑफ सप्लाई या जो भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है सब है। लेकिन जो बाकी का 500 एक्स्ट्रा आ गया उसका क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला कि 500 रुपीज अब ये सप्लायर के ऊपर है, अप टू अगर 1000 रुपीज आता है, अप टू 1000 रुपीज आता है, ठीक है, तो सप्लायर अगला इनवॉइस मतलब जब अगली सप्लाई करेगा तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर सकता है। छोटा अमाउंट है, लेकिन ये प्रोविजन रिडंडेंट है किसके लिए? गुड्स के लिए। क्यों?
कि घुस के मामले में नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 है, जिसके हिसाब से आपको एडवांस देखना ही नहीं है, तो लेकिन ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के मामले में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए अब क्लोज बी देखते हैं। अगर इनवॉइस अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम इश्यू नहीं हुआ, मतलब 30, 45 डेज या डिस्टिंक्ट पर्सन को बुक एंट्री के समय या एंड ऑफ क्वार्टर इश्यू नहीं हुआ है, then what is going to be time of supply? Date of provision of service or the date of receipt of payment whichever is earlier। तो जो 30 डेज 45 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता था वो इधर खत्म हो गया, क्योंकि बंदे ने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कर दिया अब इन्होंने, विच वाज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर इसने टाइम फ्रेम पे किया तो इसको 30 डेज के अंदर करना था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 रीड विथ रूल 47, लेकिन इसने टाइम पे नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच वाज अर्लियर। चलो दोनों के हिसाब से आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो क्या होगा? क्लोज सी डेट ऑफ विच रेसिपिएंट शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये थोड़ा फनी प्रोविजन है। मैं क्यों बोलता हूं फनी प्रोविजन? क्योंकि इसमें रेसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से सप्लायर को टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना। अब जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल सप्लायर को दे, और अगर वो सप्लायर को दे भी दे तो हो सकता है जो असेसिंग ऑफिसर है वो उससे प्रूफ मांगे कि तू बता बेटा कैसे लिया तूने टाइम ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट की बुक का मेरे को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए वगैरह वगैरह। तो पता नहीं गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन क्यों रखा है। एनीवे, तो ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। अब हमने सब सेक्शन 3 के अंदर क्या देखना है? रिवर्स चार्ज। मैंने आपको क्या बोला था? आपको ये याद रखना है, आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। सब सेक्शन 3 रिवर्स चार्ज। सो रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब रिवर्स चार्ज कौन पे करता है? रेसिपिएंट। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ऑफ सप्लाई। सो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जब उसके गोडाउन में प्लेस ऑफ बिजनेस में गुड्स आया, डेट ऑफ पेमेंट, जब वो पेमेंट करता है, या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, जो जिसका मतलब होगा 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कोड। चाहे वो इनवॉइस इश्यू करता हो सप्लायर या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इश्यू करता हो उससे 31st डे। अब उस मामले में हमको ये नहीं देखना कि भले ही वो सप्लायर टाइम पे इश्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 कभी भी वो इश्यू करता हो, लेट करता हो, जल्दी करता हो, उससे हमको 31st डे कैलकुलेट करना। फॉलोइंग 30 डेज मतलब 31st डे। इनमें से जो भी डेट पहले होगी दैट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ सप्लाई। कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट। ओके, मान लीजिए इसके हिसाब से आप डेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब ये कब एप्लीकेबल होता है? नॉर्मली जब हम लोग क्लोजिंग एंट्री करते हैं, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ ईयर, हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजनल एंट्रीज करते हैं ना, तो उस समय ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर्विसेज के मामले में क्या करना है? देखो, याद करने का इजी तरीका। अब उसमें रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज हम लोग निकाल देंगे, तो क्लोज ए को निकाल दिया, तो जो क्लोज बी था वो ए बन गया डेट ऑफ पेमेंट। और क्योंकि सर्विस के मामले में 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो यहां भी हम 30 डेज वो एक्स्ट्रा कर देंगे 60 डेज, फॉलोइंग 60 डेज यानी 61st डे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया जिससे कि आप इजीली रिटेन कर सको। ये याद हो गया, ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। अब सेम प्रोविजन यहां भी है कि भाई ऊपर के हिसाब से आप ए या बी के हिसाब से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो नॉर्मली प्रोविजनल एंट्रीज के मामले में। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है, वो है एसोसिएट एंटरप्राइजेस को अगर सप्लाई या एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में, तो जो आउटसाइड इंडिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यूके प्रोवाइड करता सर्विसेज किसको? यूनिलीवर इंडिया को। अब रिवर्स चार्ज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, याद कर लो शेड्यूल 1। ठीक है, तो उस मामले में क्या होगा? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फिर हमारा सब सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है? वाउचर। वाउचर के अंदर दोनों के अंदर कॉमन प्रोविजन है। तो जब वाउचर इश्यू किया जाता है, ठीक है, वाउचर इश्यू किया जाता है, मान लो सप्लाई उसके अगेंस्ट में फिक्स है, पिज्जा हट वाउचर इश्यू करता है, ठीक है, पिज्जा हट के अंदर जो वाउचर इश्यू किया गया उसके अगेंस्ट में आप पिज्जा ही ले सकते हो, उसमें टैक्स रेट सेम है 18%, मान लो 18% ही है। अब आप बोलोगे सर आपने ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया पिज्जा के ऊपर, तो वो टैक्स रेट देख लेना, मैं तो आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो पिज्जा आप उसके अगेंस्ट में पिज्जा ही ले सकते हो,
तो जब भी वाउचर इशू किया वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर वाउचर 1 अक्टूबर 2021 को इशू किया, उसके अगेंस्ट में आप पीजीआई ले सकते हो, डिलीवरी फिक्स है, तो क्या होगा 1 अक्टूबर 2021। लेकिन अगर मान लीजिए उसके अगेंस्ट में आप अलग अलग तरह के गुड्स ले सकते हो या सर्विसेज है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अमेजन का वाउचर खरीदा है या लाइफ स्टाइल या सुपर स्टॉप का वाउचर लिया। अब आप उसके अगेंस्ट में जूते भी खरीद सकते हो, रेडीमेड गारमेंट भी ले सकते हो, वॉच भी ले सकते हो या और कुछ भी ले सकते हो। तो सबकी टैक्स रेट अलग है। तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, यह सिमिलर प्रोविजन है, सेम प्रोविजन है सर्विसेज में। अब आपको समझ में आया मैंने स्मार्ट वर्क क्यों किया, टेबुलर फॉर्म में क्यों डाला, क्योंकि ये याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये याद कर लिया, याद हो गया। मतलब रेजिडुअल सप्लाई, भाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 हम कब अप्लाई करेंगे, जब ऊपर के हिसाब से सब सेक्शन 2, 3, 4 के हिसाब से हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो इन केस वेयर ए पीरियडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, यानी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके ऊपर लाइबिलिटी है, जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है पीरियडिकल रिटर्न फाइल करने की, तो ऑन द डेट व्हेन ही ऑन बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, टू बी रिटर्न की ड्यू डेट है, दैट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन मान लीजिए वो अनरजिस्टर्ड है, in any other case be the date on which the tax is paid. ओके, सेम प्रोविजन है सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 में। अब ये याद करने की जरूरत ही नहीं ना, क्यों इतना डबल एफर्ट मानने का। अब एडिशनल कंसिडरेशन है सेक्शन 12 सब सेक्शन 6। तो इसमें एडिशनल कंसिडरेशन इन्होंने फिक्स करके रखा, इंटरेस्ट, फी एंड पेनल्टी एटसेट्रा टर्म यूज नहीं किया, यानी इसी के लिए हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। तो डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव सच एडिशनल वैल्यू। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए 30 डेज में रेसिपिएंट को पे करना है, लेकिन उसने 30 डेज में पे नहीं किया, तो इनवॉइस के अंदर एक कंडीशन लिखी हुई कि भैया 1% इंटरेस्ट। अब इसमें अच्छी बात क्या होती है कि मान लीजिए 1% इंटरेस्ट के लिए सप्लायर डेबिट नोट इशू कर देता है, फिर भी हम टाइम ऑफ सप्लाई उसके हिसाब से डिटरमाइन नहीं करेंगे जब एक्चुअली सप्लायर को मिला। तो मान लीजिए उसने 1000 रुपीज का बोला कि इंटरेस्ट दे दे भैया, रेसिपिएंट आया कि यार मैं तेरे से और खरीदूंगा, 1000 रुपये में नहीं दूंगा तेरे को इंटरेस्ट का या पेनल्टी का, मैं तेरे को केवल 500 रुपीज दूंगा। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द सप्लाई, 500 रुपीज एडिशनल कंसिडरेशन, और इसका टाइम ऑफ सप्लाई जब उसको सप्लायर के अकाउंट में उसको एक्चुअल में पैसा मिल गया। सिमिलर प्रोविजन अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 6। तो ये सेक्शन 12, 13 हमारा कंप्लीट होता है। सेक्शन 14 टैक्स रेट चेंज हो गई। 25 मार्च को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है कि 1 अप्रैल से टैक्स रेट चेंज हो गई है। कितनी हो गई है, 12% से 18% हो गई है। तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उस मामले में सेक्शन 14 इज गोइंग टू प्रीवेल ओवरराइड सेक्शन 12 एंड 13। तो उस समय सेक्शन 12 या 13 के हिसाब से हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं करेंगे, सेक्शन 14 के हिसाब से करेंगे। उससे हम देखेंगे कि भैया ओल्ड रेट लगानी है टैक्स रेट या नई टैक्स रेट लगानी है। तो इसमें मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम, अगर टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई पहले हो गई है, रेट ऑफ टैक्स जो भी चेंज हो रहा है वो मान लीजिए 1 अप्रैल 22 से हो रहा है, उसके पहले सप्लाई हो गई है, तो उस मामले में आपको एक ही याद रखना है, इनवॉइस इश्यू हो गया उस या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो भी है, दोनों में से जो पहले है वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। और मान लीजिए जैसे 5 अप्रैल को इनवॉइस इशू हुआ और पेमेंट आ गया 30 मार्च को, तो दोनों में से पहले क्या है 30 मार्च को टैक्स रेट क्या थी वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 30 मार्च को मान लो 12% थी, बाद में 1 अप्रैल से बढ़ के 18% हो गए, तो हम लोग क्या लगाएंगे 12%। तो इस मामले में अगर ये सप्लाई पहले होती है तो आपको ये तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है दोनों में से जो पहले हो, चाहे इनवॉइस इशू या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में, दोनों में से जो पहले हो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, अगर सप्लाई पहले हो गई है मतलब गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ हैज बीन सप्लाई बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी 1 अप्रैल को अगर इफेक्टिव नोटिफिकेशन इशू हुआ 25 मार्च को, गवर्नमेंट बोलती 1 अप्रैल से 18% टैक्स रेट है, यानी 31 मार्च तक कितनी 12%, उसके पहले सप्लाई हो गई अप टू 31 मार्च, तो दोनों में से जो पहले हो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर सप्लाई बाद में होती है 1 अप्रैल या उसके बाद, तो क्या होगा, दोनों में से जो बाद में हो, इन दोनों के मामले में। लेकिन इस मामले में अगर मान लो दोनों ही एक्टिविटी, पेमेंट भी 30 मार्च को आ गया और इनवॉइस भी 29 मार्च को इशू हो गया, तो दोनों में से जो पहले, तो ये केवल एक्सेप्शन है। तो मेरा सिंपल लॉजिक है, इस मामले में जो पहले, इस मामले में जो बाद में, लेकिन ये एक्सेप्शन है अगर दोनों ही काम पहले हो गए हो 1 अप्रैल के पहले, तो दोनों में से जो पहले, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जल्दी चाहिए।
अब इस मामले में एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है। एक तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होगा, आपको मालूम है, बैंक अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर जल्दी है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, सेम प्रोविजन है। लेकिन क्या होता है, कई बार सप्लायर बिजनेसमैन काफी शाणे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया अब रेट चेंज हो गई, 12 से 18% हो गई, सप्लाई एक्चुअल में 1 अप्रैल के बाद में हुई, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन करके क्या करते हैं कि भाई तू एक काम कर, रेसिपिएंट को बोलता मेरे को बैक डेट में चेक दे दे, 25 मार्च का चेक दे दे, और मैं भी है ना 31 मार्च का इनवॉइस दिखा देता हूं। अब चेक एक्चुअल में उसको 5 अप्रैल को मिला, उसके बाद उसने डिपॉजिट किया, लेकिन क्योंकि उसके पास चेक डेट है 25 मार्च, तो उसने बुक कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट में कि भाई 25 मार्च है। ट्रांजेक्शन एक्चुअल में 5 अप्रैल को हुआ, लेकिन दोनों उसने बैक डेट में पास कर दी। अब गवर्नमेंट भी जानती कि भैया ये टैक्स रेट ज्यादा लगने वाली है, इसलिए इन्होंने ये बचाने के लिए किया है। तो गवर्नमेंट ने कहा इस मामले में आपको देखना है कि भाई receipt of payment is going to be a date of credit in the bank account if such credit in the bank account is after 4 working days from the date in change in the rate of tax। तो उसको 5 अप्रैल को चेक मिला, लेकिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में जानबूझ कर क्या किया, 25 मार्च कर दिया, 25 मार्च कर दिया मान लो इसके अंदर, और इनवॉइस भी इशू कर दिया 29 मार्च को। तो अपने हिसाब से तो क्या हो गया, 25 मार्च हो गया, लेकिन उसने डिपॉजिट, क्योंकि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल को हुआ, उसने फिर डिपॉजिट किया, बैंक ने क्लियर किया मान लो 8 अप्रैल को, तो 4 वर्किंग डेज से ज्यादा हो गए 1 अप्रैल को जब रेट चेंज हुई है। तो ये बोलते कि भैया इग्नोर व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंट्री, जब बैंक रेट देगा वो डेट मानी जाएगी, तो न्यू टैक्स रेट इज गोइंग टू बिकम एप्लीकेबल। सो दिस कंप्लीट टाइम ऑफ सप्लाई रिवीजन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।